गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। तो आज आपके साथ डिस्कस करूंगी फिर से हमारा जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज था, जिसके साथ ऑलरेडी हम लोग 2 वीडियोस को शेयर कर चुके हैं एंड आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एग्जैक्टली कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को सॉल्व करने का एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। रीजन लेवल बहुत इजी नहीं जाएगा, लेवल एक मॉडरेट टू हाई लेवल तक जाएगा, जहां पे हम लोगों को इंटरनल क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि जब तक हम लोग अपने वोकैब पे अच्छे से काम नहीं करेंगे और पूरे के पूरे जो हमारा पैसेज है उसके क्रक्स को, उसकी समरी को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हमारे लिए क्वेश्चंस को करना मुश्किल हो जाता है। एंड चलिए, आज फिर से हम लोगों ने ऑलरेडी 2-3 पैसेजेस कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे हमारे अगले पैसेज से। रीजन जितनी प्रैक्टिस हो जाती है कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस की, उतना ही बेटर है हमारे लिए किसी चीज को अंडरस्टैंड करना। चलिए, मैंने बात की यहाँ पे माउंट वेजुवियस और वॉल्केनो, तो समझ में आ रहा है पहले ही पार्ट से कि ये जो हमारा पैसेज रहेगा बेसिकली वो एक वॉल्केनो पे है। आप लोग वैसे भी जब एक ओवरऑल हम लोग एक आई कैचिंग से हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं तो समझ में आ जाता है, एक रफ सी निगाह मतलब नजर लगाते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ हमारी वॉल्केनो के बारे में ही बात चल रही है। तो पता चला माउंट वेजुवियस उस वॉल्केनो के बारे में ही हमारा पूरा का पूरा कॉम्प्रीहेंशन है। वॉल्केनो लोकेटेड बिटवीन द एंशिएंट Italian cities of Pompeii and Herculaneum has received much attention because of its frequent and destructive eruptions। मैंने बात की है, सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट किया हम लोगों ने एक वॉल्केनो के बारे में, जो कहाँ है, लोकेटेड है बिटवीन द एंशिएंट इटालियन सिटीज ऑफ, जो सिटीज का नाम है उन्होंने वो बताया। इन सिटीज के माइंड नाम को भी दिमाग में रखना पड़ेगा। रीजन एक एक चीज को माइंड में रखेंगे तभी आगे जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। कहता है हैज रिसीव्ड मच अटेंशन, उसको काफी अटेंशन मिली बिकॉज ऑफ इट्स फ्रीक्वेंट मतलब लगातार, बार बार, एंड डिस्ट्रक्टिव इरप्शंस मतलब ये ऐसा वॉल्केनो है जो हर बार आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा इरप्शंस लेके आता है। एंड एग्जैक्टली वो लोकेटेड कहाँ पे है, पोम्पेई एंड हरकुलेनियम, यहाँ पे उसका प्रॉपर ब्यूरो दे रखा है। आफ्टर दैट द मोस्ट फेमस ऑफ दीज इरप्शंस अकर्ड इन AD 79, जो बहुत इंपॉर्टेंट इरप्शन थी, बर्बादी थी एक तरीके की, वो यहाँ पे AD 79 की है। द वॉल्केनो हैज बीन इनएक्टिव फॉर सेंचुरीज, अब बहुत सालों से, तकरीबन सदियों से, जिसको सेंचुरीज बोला जाएगा, सदियों से वो इनएक्टिव है, मतलब अभी फॉर्म में नहीं है, काम नहीं कर रहा, अभी नई वॉल्केनो इरप्शन हुई है। देयर वॉज अ लिटिल वार्निंग ऑफ द कमिंग इरप्शन, लेकिन कुछ टाइम पहले एक यहाँ पे वार्निंग मिली है कि शायद इरप्शन हो सकती है। ऑल्दो वन अकाउंट अनअर्थड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, अब यहाँ पे समझना पड़ेगा, आर्कियोलॉजिस्ट जो कि स्टडी को करते हैं, says that the hard rain and a strong wind has disturbed the celestial calm during the preceding night। जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा बारिश हुई थी या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड थी, जिसने पूरे के पूरे सेलेस्टियल काम मतलब यूनिवर्सल, जो सारे की सारी हमारी यूनिवर्सल बॉडीज थी, सबको डिस्टर्ब कर दिया प्रीसीडिंग मतलब पिछली रात को। तो यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस थी उसी की वजह से दोबारा से एक चांसेस हैं कि शायद जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो दोबारा से हो जाए। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह, द वॉल्केनो पोर्ड अ ह्यूज रिवर ऑफ मॉल्टन रॉक डाउन अपॉन हरकुलेनियम, और जैसा कि डर था, अगली सुबह सबसे पहले ही ये वॉल्केनिक इरप्शन हो चुकी है। पोर्ड अ ह्यूज रिवर, पोर्ड मतलब पूरा ह्यूज रिवर की तरह आएगा वॉल्केनिक इरप्शन। आई होप आप लोगों ने कभी गूगल पे या इमेजेस में, वीडियोस में सर्च किया होगा, पता चलता है कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो बहुत ही हाई लेवल पे बर्बादी होती है। तो किस तरीके के मॉल्टन रॉक जो कि जमीन के नीचे से निकल के आएंगे और एक तरीके से सारा का सारा वो एक नदी की तरह बहता जाएगा, कंप्लीटली बर्निंग द सिटी, पूरी की पूरी सिटी को जला दिया, एंड फिलिंग द हार्बर विद द कोएगरेटेड लावा, पूरे के पूरे उस हार्बर को, उस नदी के किनारे को जहां पे वो सारा का सारा था, एक लावा के साथ, पूरा का पूरा, जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो अंदर से निकलने वाला सारा मटेरियल दैट इज योर लावा, तो वहां से लावा को ही पूरा का पूरा फिल कर दिया था। चलेंगे स्टूडेंट्स आगे। मीनवाइल ऑन द अदर साइड ऑफ माउंटेन, अब उसी समय पे मैंने बोला दूसरी जगह पे, दूसरी साइड पे, सॉरी, माउंटेन्स के, सिंडर, स्टोन एंड एश रेन्ड डाउन टू पोम्पेई। अब यहाँ पे हेरुक्यूलियम में तो ये था, लेकिन पोम्पेई में ये चीजें हो रही थी। स्पार्क्स फ्रॉम द बर्निंग एश,
जो स्पार्क्स थी, मतलब जो छोटी छोटी चिंगारियां थी बर्निंग ऐश में से, इग्नाइटेड द कॉम्बस्टिबल रूफटॉप्स क्विकली। अब उन्होंने भी आगे बर्बादी शुरू कर दी थी। लार्ज पोर्शंस ऑफ द सिटी वर डिस्ट्रॉयड इन द कॉन्फ्लेगेशन। अब यहाँ पे डेफिनेटली बर्बादी की बात तो होगी ही, जितना ज्यादा, जैसे स्पार्क की भी अगर बात करें, छोटी सी चिंगारी है तो वो भी बहुत है आग लगाने के लिए। सो दैट इज द रीजन वाई छोटी छोटी स्पार्क में भी अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से किया, पूरी ज्यादा फुल ऑन डिस्ट्रक्शन चली। फायर हाउएवर वाज नॉट द ओनली कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। खाली आग ही नहीं थी जो हमारी डिस्ट्रक्शन का कारण थी। पॉइजनस सल्फ्यूरिक गैसेस, डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए, जब भी ऐसी वॉल्केनिक इरप्शन होती है हमेशा अंदर से जो लावा की फॉर्म में बहुत सारी गैसेस जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनस हैं, जो गैसेस इमर्ज होंगी वो हमारे एटमॉस्फेयर को और पूरे के पूरे वाटर बॉडीज को, चाहे लैंड की बात कर ले, चाहे वाटर बॉडीज की बात कर ले, एयर की बात कर ले, एटमॉस्फेयर की बात कर ले, हर जगह अपना असर छोड़ेगी और डिस्ट्रक्शन तो डेफिनेटली हर हाई लेवल पे होगी। मैंने बोला पॉइजनस सल्फ्यूरिक गैसेस सैचुरेटेड इन द एयर, वो जो गैसेस थी वो हवा में ही समा चुकी थी। These heavy gases were not buoyant in the atmosphere. Buoyant मतलब जो अपने आप एक तरीके से फ्लोट नहीं कर रही थी, तैर नहीं रही थी, एंड therefore sank। अब वो जो जहरीली गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में मिक्स तो हो गई हैं, लेकिन वो तैर नहीं रही हैं, वो बैठ गई हैं। सैंक मतलब यहां से डूब जाना, नीचे डूब गई हैं। टूवर्ड्स द अर्थ एंड सफोकेटेड पीपल। अगर तो वो ऊपर हवा की तरफ ही ऐसे रहती तो बात और थी, लेकिन वो हवा में फ्लोट नहीं कर सकती हैं। बुएंट का मतलब है, बुएंट मतलब है आप लोगों का फ्लोटिंग वाला पार्ट नहीं है। अगर फ्लोट नहीं कर पा रहे हो तो नीचे ही डूबोगे, सैंक हो जाओगे। अगर डूबेगा तो नीचे अर्थ की तरफ ही जाएगा और सफोकेट कर देगा बहुत सारे लोगों को। चलेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओवर द ईयर्स, अब बहुत सालों में excavations of Pompeii and Herculaneum have revealed a great deal about the behavior of the volcano। इतने सालों में उन्होंने बहुत ज्यादा अंदाजा एक लगाना भी शुरू कर दिया कि अगर वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो क्या चीज हो, कैसे हम लोग वहां से इमर्ज कर सकते हैं, कैसे उस चीज से बाहर निकल सकते हैं। बाय एनालाइजिंग डाटा मच एज द zoologist deserts and एनिमल स्पेसिमेन। अब जोलॉजी की बात करें तो वो डेफिनेटली एनिमल स्पेसिमेन पे ही बात करेंगे, उसी पे काम कर देंगे। साइंटिस्ट्स हैव कंक्लूडेड, जो साइंटिस्ट उन्होंने कंक्लूड क्या किया, इरप्शन चेंज्ड लार्ज पोर्शन ऑफ द एरियाज ज्योग्राफी। अब डेफिनेटली जब ये वॉल्केनिक इरप्शन होती है, जो हमारी एरिया है, जो हमारी अर्थ है, उसकी जो ज्योग्राफी है, पूरा का पूरा एरिया है, वो उसका ज्योग्राफी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। लाइक कहाँ पे कितना एरिया था वो बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। डेफिनेटली अर्थ के ज्योग्राफिकल पोर्शन में चेंजेस आएंगे ही आएंगे जब कभी भी हमारी वॉल्केनिक इरप्शन होगी। फॉर इंस्टांस इट टर्न द सार्नो रिवर फ्रॉम इट्स कोर्स, जो सार्नो रिवर थी उसको अपने रास्ते से, मतलब जैसे वो किसी भी डायरेक्शन में जा रही थी उसको उसका रास्ता ही चेंज करना पड़ा। एंड रेज द लेवल ऑफ बीच, अब वो किसी बीच में जाके मिली अलोंग द बे ऑफ नेपल्स। तो यहाँ पे उस नदी ने, सार्नो रिवर जिसकी बात कर रहे हैं, अपना रास्ता ही चेंज कर दिया एंड दैट गो अलोंग द बे ऑफ नेपल्स, उसके साथ साथ चली, उसी में जाके इमर्ज हुए। मीटियोरोलॉजिस्ट स्टडिंग दीज इवेंट्स, ऐसे लोग जो इस स्टडी को क्या करेंगे, इवेंट्स को स्टडी करेंगे, मीटियोरोलॉजिस्ट जिनको बोला जाता है ऐसे साइंटिस्ट जो किस चीज की स्टडी करेंगे, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। पता होना चाहिए ऐसे हैं जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, पता होना चाहिए। मेटेरोलॉजिस्ट एटमॉस्फेरिक हमारे कंडीशंस को स्टडी करने वाले, लिख लेंगे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की जो स्टडी करने वाले हैं, दैट आर योर मेटेरोलॉजिस्ट स्टडिंग दीज इवेंट्स हैव आल्सो कंक्लूडेड। उन्होंने भी क्या कंक्लूड किया, दैट वेजुवियस, ये उसी वॉल्केनो का नाम है जिसके बारे में हमने सबसे पहले बात शुरू की है, caused a huge tidal wave that affected the world's climate। डेफिनेटली उसका बहुत असर गया हमारे क्लाइमेट पे। क्लाइमेट है तभी तो हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में सारे के सारे चेंजेस आए। इन एडिशन टू मेकिंग दीज इन्वेस्टिगेशंस, यही इन्वेस्टिगेशंस करने के अलावा और भी आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव बीन एबल टू स्टडी द स्केलेटन्स। ये पूरी की पूरी स्टडी करने वालों ने क्या किया, स्केलेटन्स को स्टडी किया ऑफ विक्टिम्स, जो लोग वहां पे मारे गए थे, विक्टिम से जो लोग मतलब इस चीज का शिकार हुए, बाय यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर टू वॉश अवे द वॉल्केनिक ऐश।
वॉल्केनिक एश मतलब उस राख को वॉश करने के लिए उन लोगों ने क्या यूज किया था, जस्ट वेट, उन्होंने क्या यूज किया था, दे हैव यूज्ड डिस्टिल्ड वाटर आफ्टर दैट बाय स्ट्रेंथनिंग द ब्रिटल बोन्स। अब उसी ब्रिटल बोन्स को स्ट्रेंथन करने के बाद विद एक्रेलिक पेंट साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू एग्जामिन, अब वो क्या एग्जामिन करने में सक्सेसफुल हो चुके हैं, दैट द स्केलेटन्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट द डाइट एंड हैबिट्स ऑफ द रेजिडेंट्स। उनके जो स्केलेटन है उसी के हिसाब से वो कुछ ना कुछ कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर रहे हैं, उसको पेंट करने के बाद उसकी डाइट पे, उसकी हैबिट्स पे उन रेजिडेंट्स की कुछ ना कुछ उन लोगों को हल्का फुल्का इंफॉर्मेशन डेफिनेटली मिल रही है। फाइनली द एक्सकवेशंस एट बोथ पोम्पई एंड हरकुलिनियम have yielded many examples of such classical art such as jewelry made of bronze which is an alloy of copper and tin। डेफिनेटली जो ब्रॉन्ज है वो अपने आप में कॉपर या टीन का अपने आप में क्या है, एलॉय है। द इरप्शन ऑफ माउंट वेजुवियस एंड इट्स ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेज have provided everyone with the wealth of data। लेकिन क्योंकि इन्होंने इतनी ज्यादा तबाही की कि हर किसी को वॉल्क में डाटा मिला, about the effects that volcanoes can have only the surroundings area। उनको सिर्फ और सिर्फ सराउंडिंग एरिया ही चाहिए खराब करने के लिए, बर्बादी करने के लिए। Today volcanologists can locate and predict eruptions। आजकल वो जो volcanologists हैं, जो volcano के eruptions के बारे में स्टडी करते हैं, उनको वॉल्केनोलॉजिस्ट बोला जाएगा। आजकल वो लोकेट भी कर पाते हैं कि किस जगह पे अगर ऐसा कुछ है, होने वाला है, तो उसको लोकेट करना और प्रिडिक्ट करना, सेविंग लाइव्स। पहले नहीं पता चलता था, साइंस में इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन आज उसके बारे में बहुत जल्दी अंदाजा लगाया जा सकता है। सो वहां पे लाइफ सेविंग भी है एंड प्रिवेंटिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ अदर सिटीज एंड कल्चर्स। सारे के सारे कल्चर्स और सिटीज को बचा के रखा है ताकि सब कुछ सेव हो जाए। चलिए, आई होप आप लोगों ने ये पैसेज बहुत ढंग से मेरे साथ रीड किया होगा। चलेंगे स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन की तरफ। हेरकुलिनियम एंड इट्स हार्बर वर बरीड अंडर डैश लावा। अब मैंने बताया हरकुलिनियम और पोम्पाई इन्हीं के बारे में तो बात कर रहे थे। मैंने बोला इनके हार्बर को किसके साथ, मतलब वर बरीड, कैसे जले थे, डैश लावा। अब लावा में क्या था मैंने पहले भी बताया था, जब भी लावा था, मॉल्टन लावा था, उसपे बहुत सारा रॉक्स थे, है ना। मैंने यहाँ पे आप लोगों के पास एग्जैक्टली बता भी रखा है। जब भी वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी, अगर स्टार्ट में चेक करेंगे तो समझ में आया था, यहाँ से जो इरप्शन थी वहां पे बहुत सारी मॉल्टन रॉक डाउन अपॉन द हेरकुलिनियम। तो वहां से समझ में आता है कि जो हमारे रॉक होंगे, डेफिनेटली वो लिक्विड फॉर्म में तो नहीं हो सकते हैं, वो फ्लोइंग भी नहीं हो सकते हैं, वो गैसियस नहीं भी हो सकते हैं। दैट मीन्स वो क्या होंगे हमारे पास, सॉलिड। क्योंकि एग्जैक्टली वही बात है, एग्जैक्टली आप लोगों को आंसर नहीं मिलेगा, सिर्फ आप लोगों को कुछ चीजों के बिहाफ पे अपना एक व्यू पॉइंट बनाना पड़ेगा कि जब वहां से रॉक्स इमर्ज हुए थे तो रॉक किस फॉर्म में होंगे, उसकी जब इरप्शन होगी रॉक सॉलिड फॉर्म में होंगे, तभी तो उसको रॉक बोला जाएगा। सो दैट इज द रीजन व्हाई we were able to understand कि गैस नहीं होगा, लिक्विड नहीं होगा, फ्लोइंग बहते नहीं होंगे, दैट वुड बी सॉलिड। एक सॉलिड वेस्ट था पूरा का पूरा। टिक कर लेंगे हमारा 15th का बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द पॉइजनस गैसेस वर नॉट डैश इन द एयर। तो समझ में आया था जो जहरीली गैसें थी वो क्या नहीं कर पा रही थी हवा में, दैट हम लोगों ने पहले भी वो वर्ड डिस्कस किया था, बुएंट। ये देखिए, दीज हैवी गैसेस वर नॉट बुएंट इन द एटमॉस्फेयर। बताया था वो तैर नहीं पा रही थी, दे वर नॉट एबल टू फ्लोट। अब यहाँ पे जैसी वर्ड हमारे पास आएगा पता चल जाएगा, ऐसा नहीं था उनकी विजिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इवेपोरेशन के बारे में बात नहीं की, इनविजिबल के बारे में बात नहीं की, कंडेंस के बारे में भी, कंडेंसेशन इवेपोरेशन का कोई प्रोसेस के बारे में बात नहीं की। मैंने बोला वो जो गैसेस थी दे वर नॉट एबल टू फ्लोट। तो यहाँ पे आएगा द पॉइजनस गैसेस वर नॉट एबल टू फ्लोट इन द एयर। टिक कर लेंगे 16th का ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17th क्वेश्चन। Scientists analyzed data about Vesuvius in the same way that a zoologist dash a specimen। जो जोलॉजिस्ट होगा वो कैसे करेगा, स्टडी को करेगा। आफ्टर दैट यहाँ पे आएगा 17th बी पार्ट, जहां पे लिखा भी हुआ था 17th में डिसेक्ट। आप लोगों ने एक वर्ड यहाँ पे किया था जब पैसेज में पढ़ा था, डिसेक्ट। डिसेक्ट का मतलब है स्टडीज बाय कटिंग अपार्ट।
लिख लेंगे 17th में जो आप लोगों का पैसेज था जहां पे वर्ड दे रखा था डिसेक्ट। डिसेक्ट का मीनिंग है कट अपार्ट फ्रॉम द स्टडी, मतलब स्टडीज करना है बाय कटिंग अपार्ट, कुछ चीजों से निकल के पढ़ाई की तरफ ज्यादा जरूरी से बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। सो साइंटिस्ट एनालाइज्ड डेटा अबाउट वेजुवियस इन द सेम वे दैट द zoologist स्टडीज बाय कटिंग अपार्ट अ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन को कट अपार्ट करके वो आगे स्टडी करेंगे। आगे चलेंगे। डैश हैव कंक्लूडेड दैट द वोल्केनिक इरप्शंस कॉज्ड अ टाइडल वेव। अब किन लोगों ने डिक्लेयर किया था, बताया था मीटियोरोलॉजिस्ट। तो जब मीटियोरोलॉजिस्ट की बात हुई थी तो वहां पे आप लोगों का और कोई आंसर नहीं आएगा, एक ही आएगा साइंटिस्ट हु स्टडी एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन को स्टडी करेंगे वही तो बताएंगे ना टाइडल वेव के बारे में। ओशंस के बारे में स्टडी करने वालों को ओशनोग्राफर्स बोला जाता है। लिख लेंगे ओशनोग्राफर्स, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई भी वर्ड नहीं यूज किया गया था। साइंटिस्ट हो स्टडी ऐश, अलग से ऐसा कुछ नहीं है, ना ही ऐश की स्टडी ना ही एनिमल बिहेवियर की स्टडी टाइडल बिहेवियर के साथ थी। एटमॉस्फेयर की जो स्टडी थी दैट वाज कनेक्टेड विद टाइडल वेव, तो टिक कर लेंगे। मीटियोरोलॉजिस्ट जिसके बारे में बताया जा रहा था, इनको मीटियोरोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, मीटियोरोलॉजिस्ट। चलिए लिख लेंगे, ये वर्ड आप लोग ऑलरेडी पैसेज में रीड कर चुके हैं, मीटियोरोलॉजिस्ट। चलिए आफ्टर दैट चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 19th क्वेश्चन पे। दैट सेज 19th क्वेश्चन, साइंटिस्ट्स हैव यूज्ड डैश वाटर टू वॉश अवे। उन्होंने कौन सा वाटर यूज किया था टू वॉश अवे द वॉल्केनिक ऐश फ्रॉम द स्केलेटन्स ऑफ विक्टिम्स। उनके स्केलेटन्स को, जो विक्टिम्स के स्केलेटन थे उनको वॉश करने के लिए कैसा पानी यूज किया था? क्या फाउंटेन का, क्या सी का, क्या वॉल्केनिक था, क्या बॉटल्ड था? बॉटल्ड पानी नहीं था, मैंने बोला था डिस्टिल्ड वाटर है। पैसेज में आप लोगों के पास एक पूरा वर्ड यूज किया गया था, उन लोगों ने डिस्टिल्ड वाटर यूज किया था, और डिस्टिल्ड को क्या बोला जाएगा? दैट इज प्योरीफाइड। टिक कर लेंगे, जो बिल्कुल प्योरीफाइड है, बिल्कुल आप लोगों का प्योरीफाइड फॉर्म में है, दैट इज डिस्टिल्ड वाटर। चेक कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा पैसेज, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में जहां पे डिस्कस करेंगे अनदर पैसेज। थैंक यू।